10 जुलाई 1918 आयरलैंड के दक्षिणी सिरे से गुजरते हुए दो पर निगरानी रखने वालों ने जो देखा उसे उन्होंने सिर्फ एक बुई के रूप में माना जो फास्टनेट रॉक के पास तैर रहा था। यानी जब तक उनके कप्तान पॉल एफ फोस्टर ने नजदीक से जांच पड़ताल की और महसूस किया कि वे एक साम्राज्यवादी जर्मन नौसेना की पनडुब्बी विशेष रूप से UB-65 पर ठोकर खा चुके थे। कार्रवाई में कूदते हुए अमेरिकी चालक दल एक टॉरपीडो हमले की तैयारी कर रहे थे जब अचानक यू बोट को एक ऐसे जलमग्न विस्फोट ने घेर लिया जो दुश्मन की पनडुब्बी के संकीर्ण शार्क जैसे धड़ को निगल गया। जल्दी ही यह लहरों के नीचे गायब हो गया। फोस्टर और उसके चालक दल को यू बोट के विनाश का श्रेय देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें या उनके किसी भी आदमी को बिना जाने इस घटना का साक्षी बनना एक रहस्य को समाप्त कर देगा जिसने दशकों तक सैन्य इतिहासकारों और पारलौकिक शोधकर्ताओं को विभाजित किया है। UB-65 की प्रतिष्ठा एक शापित पनडुब्बी के रूप में थी और एक ऐसी जिसमें मौत भी उस पर सवार बेचारे आत्माओं के लिए भागने की कोई गारंटी नहीं थी। फोस्टर और उनके साथी द्वारा देखी गई इसकी अचानक मृत्यु ने UB-65 के शाप की कथा को और मजबूत किया, जिसमें कहा जाता है कि उसके चालक दल ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के युद्धपोतों से अधिक एक मृत पूर्व अधिकारी की आत्मा से डरते थे। इस एपिसोड में हम UB-65 की वास्तविक युद्धकालीन सेवा पर एक नजर डालने जा रहे हैं और इस किंवदंती की जांच करने जा रहे हैं ताकि यह स्थापित किया जा सके कि कथित भूतिया यू बोट की कहानी में वास्तव में कोई सच्चाई है या नहीं, या क्या यह, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, पानी के नीचे के खतरे से लड़ने के लिए मित्र राष्ट्रों द्वारा एक जटिल योजना का परिणाम था। विश्व युद्धों में आपका स्वागत है। एक 1916 में शुरू हुई जब जर्मन इंजीनियरों ने नई तटीय हमला पनडुब्बी की तैयारी की। उस समय 2-2-3-2-101 99 हमला नौका इस भूमिका में प्रमुख वर्ग थी, लेकिन 2-2-3-201 99 2-3-201 99 माइन लेइंग पनडुब्बी की श्रेष्ठ गुणवत्ता का एहसास होने पर उन्होंने इस डिजाइन को एक नई टॉरपीडो यू बोट में अनुकूलित करने का निर्णय लिया, जिसे टाइप UB-3 के रूप में नामित किया गया। इंपीरियल जर्मन नेवी के पास नई वर्ग के लिए कुछ भव्य योजनाएं थीं, जिसमें 201 उदाहरणों की योजना बनाई गई थी, लेकिन अंत में केवल 96 ही 2 साल लंबे उत्पादन चक्र में पूरे किए जा सके। सतह पर UB-3 ने 555 टन तक का वजन उठाया, जो पानी के नीचे जाने पर 684 टन तक बढ़ जाता था, और इसकी लंबाई 55.3 मीटर, 5.87 मीटर और 3.787 थी। वे सतह पर 1040 5 हॉर्स पावर की 6 सिलेंडर डीजल इंजनों से चलते थे, जिससे 14 नॉट्स की अधिकतम गति होती थी। जब पानी के नीचे जाते वे 580 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटरों पर स्विच करते थे, जिसकी गति 8 नॉट्स तक होती थी। यह युग की पनडुब्बी के लिए सम्मानजनक आंकड़ा है। सतह पर रेंज 7000 नॉटिकल मील से अधिक थी। इलेक्ट्रिक मोटर्स पर चलते हुए उसकी रेंज 50 से 85.5 किलोमीटर थी, 4 नॉट्स की गति से। व्यापारिक पक्ष पर मुख्य हथियार 4 टॉरपीडो ट्यूबों और एक पिछाड़ी ट्यूब के रूप में आया। एक विशिष्ट लोड आउट में 10-50 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर टॉरपीडो शामिल थे। इनका समर्थन 88 मिलीमीटर या 8.9 सेंटीमीटर डेक गन से सतह युद्ध के लिए किया गया था। 20 मई 1916 को UB-3S का पहला बैच UB-40-8 से शुरू हुआ था। UB-70-1 से समाप्त होता है। UB-65, जिसे हैम्बर्ग के फाल्केनवेरकर शिपयार्ड में निर्मित किया गया था, इस आदेश में था। यू बोट को 26 जून 1917 को लॉन्च किया गया था और 18 अगस्त 1917 को नौसेना में शामिल किया गया था। कमांड 29 वर्षीय कप्तान लेफ्टिनेंट मार्टिन शेलर को दी गई थी, जो पहले ही एक सक्षम यू बोट कमांडर के रूप में अपना नाम बना चुके थे, जिन्होंने पहले ही 33 सहयोगी जहाजों को डूबा दिया या क्षतिग्रस्त कर दिया था, ज्यादातर माइनों की तैनाती के माध्यम से, जबकि टाइप UC-2 यू बोट UC-33 की कमांड कर रहे थे। यह इस समय है
यूबी 65 की कहानी के लोकप्रिय वर्णन के अनुसार कि सबमरीन ने पहले ही एक शरीर की गिनती जमा करना शुरू कर दिया था, बिना समुद्र में गए ही। नौसेना की डिलीवरी के दौरान कम से कम एक कामगार की मौत और वल्कनयार्ड में निर्माण के दौरान गिरते हुए गर्डर से गंभीर चोट की रिपोर्टें आईं। बाद की दुर्घटना यू बोट के नए चालक दल के लिए शायद और भी चिंताजनक थी। सबमरीन के पूरा होने के समय इंजन कक्ष में काम करते हुए 3 कामगार धुएं से अभिभूत हो गए। काफी समय से उन्हें न देखने के कारण उनके सहकर्मी उन्हें देखने गए ताकि उनका हाल चाल ले सकें, और उन्होंने तीनों पुरुषों को इंजन कक्ष के फर्श पर मृत पाया, जो दम घुटने से मर चुके थे। लेकिन मौत ने यूबी 65 के निर्माण में सहायता करने वाले दुर्भाग्यशाली लोगों को ही नहीं लिया। सबमरीन के पूर्ण होने पर वह समुद्री परीक्षण कर रही थी जब उसे खराब मौसम का सामना करना पड़ा। सतह पर सबसे अच्छे मौसम में भी यू बोट्स को समुद्र में रखने में बदनामी थी, और इसलिए जैसे जैसे मौसम खराब होता गया, चालक दल ने एक कठिन सवारी के लिए तैयारी की। अचानक नीचे बैठी हुई नाव एक शक्तिशाली लहर में डूब गई, जो बिना किसी चेतावनी के और कहीं से भी आकर मारा। जैसे ही यू बोट के पतवार से पानी निकला, थके हुए चालक दल को राहत मिली। उन्होंने देखा उनकी संख्या एक कम थी और समुद्र में बह गया दुर्भाग्यपूर्ण आदमी को फिर कभी नहीं देखा जाएगा। वह यूबी 65 से संबंधित 5वें मृतक बने। मानो एक जहाज के चारों ओर की मौतें ही कम थीं, यह शापित यू बोट अपने पूरे ड्राइवर दल को कब्र में भेजने जैसा लग रहा था। एक परीक्षण डाइव के दौरान चालक दल की 30 फीट पर समतल करने की कोशिश के दौरान एक बैलिस्ट टैंक फटने से यू बोट्स समुद्र के तल की ओर अनियंत्रित रूप से गिरने लगे। तल पर बसने के बाद यूबी 65 ने 12 घंटे तक वहां फंसकर रहा, जब चालक दल ने इसे सतह पर वापस लाने की कोशिश की। बाढ़ के पानी के बैटरियों में घुसने से उनकी दुर्दशा और भी हताश और भयावह हो गई। इससे विषाक्त धुएं का उत्सर्जन हुआ जो अंदरूनी हिस्से में फैल गया, जिससे पुरुष बुरी तरह बीमार पड़ गए। इसलिए एक बड़े प्रयास के बाद जब उन्होंने यू बोट को सतह पर लाने और हैच खोलने में सफलता प्राप्त की, जिससे वे ताजा हवा में सांस ले सके, तो यह बड़ी राहत की बात थी। दुखद तथ्य यह है कि 2 चालक दल के सदस्यों के लिए यह बहुत देर हो चुकी थी। वे कुछ ही दिनों में विषाक्त धुएं सांस लेने से अस्पताल में मर गए। हालांकि एक और दुखद मौत थी जो कहानी के अनुसार चालक दल पर एक स्थायी प्रभाव डालेगी। जब यूबी 65 की पहली गश्त के लिए टॉर्पीडो लॉन्च किए जा रहे थे, एक वॉरहेड फट गया, जिससे दूसरे अधिकारी, जिनका नाम रिक्टर था, की मौत हो गई और 8 अन्य नाविकों के साथ साथ 9 अन्य नाविकों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर यू बोट को मरम्मत के लिए ड्राई डॉक में वापस ले गए। हिस्टीरियाग्रस्त नाविक ने कहा कि उसने रिच्टर का भूत देखा, जो प्रो के ऊपर खड़ा था, अपनी बाहें मोड़े हुए। 65 अभिशापित जहाज था, पर शेलर के चालक दल के पास असहजता और आसन्न विनाश के बावजूद इस पर सोचने का बहुत कम समय था। जर्मनी हताश था और उसे लड़ाई में अपने यू बोट्स की जरूरत थी। न तो भूत और न ही शाप 65 को युद्ध में जाने से रोक सकते थे। इंपीरियल जर्मन नेवी की सेवा में शामिल होने पर शेलर के नेतृत्व में 65 ने 5 में शामिल होकर ब्रिटिश द्वीपों के आसपास ऑपरेशंस शुरू कर दिए। उनकी उम्मीद थी कि ब्रिटेन को युद्ध सामग्री से वंचित करके आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा सकता है और फ्रांस और बेल्जियम में अमेरिकी सैनिकों की संख्या में वृद्धि को रोका जा सकता है। 1917 के अक्टूबर में इप्रेस सैलिएंट में पासचेंडेले की दूसरी लड़ाई के रूप में एक नया आक्रमण हुआ। यह ब्रिटिश साम्राज्य की सेनाओं का गाजा में जर्मनी के ऑटोमन सहयोगियों के खिलाफ एक और हमला शामिल था। इस पृष्ठभूमि पर शेलर और यूबी 67 को समुद्र में भेजा गया। आशा की जाती थी कि ये जर्मनी की भूमि स्थिति पर प्रभाव डाल सकें। पैरानॉर्मल लोर में यू बोट के स्थान को देखते हुए काफी अशुभ रूप से 31 अक्टूबर 1917 हैलोज ईव पर शेलर ने उत्तरी सागर में गश्त करते हुए अपने पहले शिकार की जगह को देखा, जो नॉर्वे और स्कॉटलैंड के उत्तरी तट से दूर शेटलैंड द्वीपों के बीच लगभग आधे रास्ते पर था। उसका लक्ष्य 20 वर्षीय डेनिश मालवाहक जहाज मार्ग्रेथे था, जो कोपेनहेगन से उपरोक्त द्वीपों में लेयरविक जा रहा था। शेलर ने हमला किया, लेकिन 1277 टन के स्टीमर को डुबाने में नाकाम रहे। क्षतिग्रस्त जहाज ने सुरक्षित स्थान पर लंगड़ाकर सुरक्षित हो गया। मार्गुएरिटे की मरम्मत हुई और वह सेवा में वापस आई, पर यूसी उन्नपंच के चालक दल ने उसे पकड़ लिया। 12 दिसंबर
1917 को शेलर और उनकी टीम ने आयरिश सागर में 40 वर्षीय स्वीडिश ध्वजांकित नौका बेलेविले को देखा। शेलर ने अपनी टीम को जहाज पर चढ़ाने और ड्राइवर्स को उतारने के बाद इसे डुबो दिया, जिससे यह 65 की पहली सफलतापूर्वक डूबी हुई जहाज बन गया। उस दिन बाद में शेलर को सफलताएं मिलीं जब उसने 1866 टन के स्टीमर चार्ल्सटन को देखा, जो कनाडा के बियर हेवन को कोयले की खेप ले जा रहा था। शेलर ने हमला किया और जहाज को डुबो दिया, और जो 2 नौसैनिक तोपची जहाज पर सवार थे उन्हें बंदी भी बना लिया। 1917 में शेलर ने 14 तारीख को आयरिश सागर में नॉर्वेजियन स्टीमर क्नोर को डुबो दिया, जिससे उसके लिए यह महीना अच्छा साबित हुआ। फिर अगले दिन उसने फिर से आयरिश सागर के माध्यम से जा रहे एक और लक्ष्य को देखा। हालांकि यह कोई साधारण स्टीमर नहीं था, क्योंकि वास्तव में यह HMS आर्बिट्स था, एक एंटुसा क्लास क्यू जहाज जिसे सामान्य नागरिक स्टीमरों की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था, उम्मीद में कि यह अनजान यू बोट्स को लुभा सके जो जहाज के माल का निरीक्षण करना चाहते थे या यहां तक कि इसे युद्ध का पुरस्कार के रूप में कब्जा करना चाहते थे। एक बार लुभा लेने पर क्यू जहाज के चालक ने अपने गुप्त हथियार का प्रयोग किया और यू बोट को नियंत्रित किया। 65 और आर्बिट्स के बीच संघर्ष का सटीक विवरण मिलना कठिन है, परंतु 65 का वजन अधिक था। आर्बिट्स को नुकसान पहुंचा और वह भारी क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन शेलर ने अपने भागने का अच्छा उपयोग किया और वह तैरता रहा। हालांकि अगले दिन जब खींचा जा रहा था, आर्बिट्स डूब गया, जिससे यू बोट को एक और विजय मिली। अगले वसंत तक UB-65 फिर से संघर्ष में लौटेगा। दक्षिणी आयरलैंड के काउंटी वेक्सफोर्ड के तट से 32.18 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में टुस्कर रॉक के पास नॉर्वेजियन फ्रेटर हैवनर को डुबो देगा। एक के बाद एक हमले हुए जो मित्र राष्ट्रों के जहाजों को क्षति पहुंचाने में सफल रहे, जब तक 8 मई 1918 को शेलर ने नॉर्वेजियन वेसल टोराल्फ को रोककर डुबो दिया अपने सामान्य शिकार क्षेत्र आयरिश सागर में। 10 जुलाई 1918 को UB-65 को अमेरिकी पनडुब्बी L2 ने देखा, जहां उसका विस्फोट हुआ। हालांकि युद्ध के बाद के शोध से यह साबित हुआ है कि यह गलत था, क्योंकि यू बोट को अब ज्ञात है कि वह कुछ दिनों बाद 14 तारीख को भी संचालित हो रहा था, जब इसने लंडी द्वीप के पास एक छोटे पुर्तगाली सेलिंग वेसल मारिया जोसे को डुबो दिया। यह महान युद्ध के दौरान यू बोट को किसी ने आखिरी बार देखा था, लेकिन आने वाले वर्षों में यह उस समय की सबसे प्रसिद्ध यू बोट्स में से एक बन जाएगी, क्योंकि यू बोट के समुद्र में होने के दौरान कथित रूप से घटित घटनाओं की कहानी पुस्तकों, पत्रिकाओं में और सैन्य तथा पैरानॉर्मल सर्कल्स दोनों में ही प्रसारित हुई। पहली नजर में UB-65 की युद्ध कहानी काफी सामान्य और अन्य अधिक सफल यू बोट्स की तुलना में लगभग असाधारण प्रतीत होती है, लेकिन अगर कहानियों पर विश्वास किया जाए तो जहाज पर मौजूद चालक दल का अनुभव कुछ भी लेकिन सामान्य युद्धकालीन अनुभव नहीं था। भूतिया यू बोट की किंवदंती को विस्तार से समझने से पहले हमें यह स्मरण रखना आवश्यक है कि महायुद्ध के समय किसी भी नौसेना की पनडुब्बी में सेवा करना स्वयं में साहसिक था। प्रौद्योगिकी अभी भी काफी नई थी और पनडुब्बी युद्ध की रणनीतियां अभी भी विकसित हो रही थीं। अक्सर पनडुब्बियां अपने चालक दल के लिए भी दुश्मन के समान खतरनाक होती थीं, इसलिए पनडुब्बी ड्यूटी के लिए स्वयंसेवकों में मानसिक दृढ़ता और संयम की आवश्यकता होती थी। हालांकि अंधविश्वास यू बोट चालक दल का साथी बना पिछले वर्षों के नाविकों की तरह अच्छे और बुरे शकुन होते थे। 1917 के अंत में जब UB-65 युद्ध के लिए गई, चालक दल को अधिकांशतः बाद वाले अनुभव का एहसास हुआ। अशुभ शकुन, मानो मृतकों की संख्या ने उन्हें पहले से ही उदास कर दिया था। तब दूसरे अधिकारी के भूत की रिपोर्ट ने उन्हें यह एहसास कराया कि उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुईं और वे अब एक अतिरिक्त चालक को समुद्र में ले जा रहे होंगे। मृत अधिकारी के दर्शन पनडुब्बी की पहली गश्ती पर व्यापक थे। शेलर युद्ध की घबराहट और अंधविश्वास के मिश्रण को, जो कुछ अत्यधिक सक्रिय कल्पनाओं के लिए ईंधन बन रहा था, नजरअंदाज कर सकते थे। उन्होंने यहां तक कि क्रू को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि रिच्टर के भूत के दर्शन एक व्यावहारिक मजाक का हिस्सा थे, लेकिन वह इस मामले को पूरी तरह से शांत करने में असमर्थ रहे। जब उन्हें एक रिपोर्ट मिली कि पुल पर ड्यूटी अधिकारी को अनियंत्रित रूप से सिसकते हुए पाया गया था, जिसने दावा किया था कि उसने मृत रिच्टर को गैंग प्लैंक पर चढ़ते हुए और फिर यू बोट पर आकर उसके सामने अपनी बाहें मोड़कर रुकते हुए देखा था, तो उनके लिए स्थिति
और भी बदतर हो गई। एब्रहार्ड नामक व्यक्ति इस बात से इतना परेशान हो गया कि भूतिया अधिकारी उसका यू बोट के द्वारा पीछा कर रहा था कि उसे मानसिक रूप से टूटना पड़ा और उसे मॉर्फिन देकर शांत किया गया। शेलर ने अंततः अपने पूर्व द्वितीय अधिकारी का भूत देखा जब वह यू बोट के अग्रभाग पर उसे देख रहा था, ठीक उस समय जब वह पनडुब्बी को गोता लगाने का आदेश देने वाला था। मानो आत्मा दिखाने से काफी नहीं था, यू बोट के चारों ओर मौतें हो रही थीं। एक युद्धपोत द्वारा देखने के बाद शेलर ने यू बोट को बचने के लिए क्रैश डाइव करने का आदेश दिया, लेकिन UB-65 को गहराई बम से हमले से पहले हमले में एक व्यक्ति को पानी में धकेलने से उसकी 3 पसलियां टूट गईं और भारी आंतरिक चोटें आईं, जिसे चालक दल ने कम करने की कोशिश की। वह थोड़ी देर में मर गया। उसकी चीखों ने पनडुब्बी के भीतर को भर दिया। जबकि ऐसी घटना किसी भी यू बोट चालक दल के साथ हो सकती है, जैसा कि जहाज पर माहौल था, इसे फिर से उस शाप के कारण माना गया जो UB-65 अपने साथ लेकर चलती थी। 1918 के फरवरी में डोवर जल्ड मरुमध्य में गश्त असफल होने के बाद UB-65 ब्रुज बेल्जियम में आराम और पुनः आपूर्ति के लिए डॉक करने पहुंची, जिस समय ब्रिटिश विमानों ने बमबारी शुरू की। यू बोट के एक अधिकारी ओबरलेफ्टिनेंट कार्ल हॉर्निग के बारे में बताया गया है कि जैसे ही वह गैंगप्लैंक से नीचे उतरे, उड़ते श्रैपनेल से उनका सिर कट गया। उनका बिना सिर वाला शरीर पीछे की ओर यू बोट के डेक पर गिरा। उस रात उनके अवशेषों को कैनवास श्राउड में लपेटा गया जब चालक दल का इकट्ठा होने का इंतजार किया जा रहा था। एक अधिकारी और 8 अन्य चालक दल के सदस्यों ने दूसरे अधिकारी के भूत को शरीर की रखवाली करते हुए फिर से देखा। चालक दल के लिए यह अंतिम बूंद थी और शीघ्र ही जर्मन एडमिरल्टी ने पाया कि वे यू बोट्स में स्थानांतरण के अनुरोधों से अभिभूत हो गए थे। जर्मन नौसेना ने जांच शुरू की और पाया कि चालक दल व्याकुल और उनके जीवन को UB-65 पर कुछ पारलौकिक द्वारा धमकी दी जा रही थी। ऐसे में एक जर्मन नौसेना के लूथरन पादरी रेवरेंड फ्रांज वेबर ने UB-65 पर एक उत्सादन करने के लिए कहा गया। शायद यह पनडुब्बी पर पहला उत्सादन था। UB-65 तुरंत समुद्र में वापस लौटा, जहां UAS पनडुब्बी 2 ने इसे देखा। मारिया जोसे की घटना से थोड़े दिन पहले, जो इसे आखिरी बार देखने से पहले का समय होगा, इतिहास में गायब होने से पहले। शापित और प्रेतवाधित UB-65 की कहानी एक क्लासिक भूत की कहानी है, जिसे केवल अनूठी सेटिंग उन विशेष प्रेतवाधित घर की घटनाओं से अलग करती है जिनकी हम ऐसी कहानियों से उम्मीद करते हैं। जहाज के खो जाने के रहस्यमय परिस्थितियों ने कुछ वृत्तों में इस विश्वास को और भी बढ़ा दिया कि अपने धातु के खोल के भीतर UB-65 के चालक दल ने अपने अंतिम दिनों में किसी अलौकिक शक्ति से लड़ाई लड़ी और जाहिरा तौर पर इस संघर्ष में हार गए। यह वाकई एक दिलचस्प कहानी बनाता है और इसने डायमेंशन पिक्चर्स की 2002 की फिल्म बिलो के रूप में एक फिल्म को प्रेरित भी किया है। हालांकि सेटिंग को द्वितीय विश्व युद्ध में एक अमेरिकी पनडुब्बी में बदल दिया गया था, लेकिन स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, इस कहानी का कितना हिस्सा सच है? संदेह तब उभरता है जब पता चलता है कि यह कहानी नहीं एक जर्मन ने, बल्कि ब्रिटिश जन्मे पत्रकार और नौसेना सिद्धांतकार हेक्टर चार्ल्स बायवॉटर ने दुनिया के सामने लाई थी। एक मध्यम वर्गीय वेल्श परिवार में जन्मे बायवॉटर अपने माता पिता के साथ बचपन में ही संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे और बाद में उन्होंने अखबारों के लिए नवीनतम नौसेना विकासों पर लेख लिखकर अपने लिए एक नाम बनाया। यह अभी भी साम्राज्यों का युग था और इसलिए नौसेना मामलों में रुचि उच्च थी। बाद में उन्होंने अमेरिकी पत्रों के लिए युद्ध की कवरेज के लिए यूरोप लौटे, लेकिन अंततः ब्रिटिश द्वारा जासूस और खुफिया विश्लेषक के रूप में नियुक्त किए गए। वह अपनी अद्भुत रूप से सटीक भविष्यवाणी के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रशांत महासागर में युद्ध कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्राज्यवादी जापान के बीच खेला जाएगा। बायवॉटर ने पहली बार युद्ध के बाद एक प्रेतवाधित यू बोट की कहानी को व्यापक जनता के ध्यान में लाया, दावा करते हुए कि उन्होंने पहली बार इस कहानी को एक जर्मन पैम्फलेट में सुना था। लेकिन तब से यह सिद्धांत बन गया है कि कहानी की उत्पत्ति या इसका कुछ विविधता उन्होंने पहले ही बनाई थी, जैसे कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध अभियान का हिस्सा जो जर्मन यूबोट्स के चालक दल पर निर्देशित था, जिसका उद्देश्य यह था कि उनके वाहन में कुछ आत्मिक सत्ता हो सकती है
जो उन्हें परेशान कर सकती है और इस प्रकार उन्हें उनके कर्तव्यों से विचलित कर सकती है या उन्हें अपने पदों को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है, शायद उन्हें उनके शापित जहाजों से उतारने के लिए ही समर्पण करने के लिए। यह जटिल लग सकता है, परंतु महायुद्ध के यू बोट खतरे के संदर्भ में यह मित्र देशों द्वारा उठाए गए अन्य विचारों से अधिक अजीब नहीं है। यू बोट्स की प्रभावशीलता का अप्रत्याशित प्रहार और तत्कालीन तकनीक के साथ उनसे संघर्ष की कठिनाई अनुपम थी। हालांकि यह पूरी तरह संभव है कि बाय वाटर को यूबी 65 की एक वास्तविक कहानी से प्रेरणा मिली हो, या शायद किसी अन्य यू बोट से जिसे उसके चालक दल द्वारा दुर्भाग्य की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई हो। लेकिन शोधकर्ता जॉर्ज बेहे और माइकल गॉस के अनुसार, जिन्होंने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है, कहानी स्वयं वर्षों में पुनर्कथन से सजावट का परिणाम है। कहानी से जुड़े कई नामों में से शेलर को छोड़कर, जो एक वास्तविक व्यक्ति हैं, बाद के खातों में अचानक प्रकट होते प्रतीत होते हैं या सर्वोत्तम रूप से वास्तविक लोगों के साथ भ्रमित किए गए हैं, जिनका यूबी 65 से थोड़ा या यहां तक कि कुछ भी नहीं करना था। इसे संक्षेप में कहते हुए शोधकर्ताओं ने कहा, उद्धरण आधिकारिक दस्तावेज यह मानना अत्यंत कठिन बनाते हैं कि यूबी 65 प्रेतवाधित था। हेक्टर सी से पहले उस अफवाह जैसी किंवदंती की उत्पत्ति को अपने सभी नाटकीय विवरणों के साथ निश्चित रूप से जांचना संभव नहीं है। बाय वाटर उद्धरण समाप्त। लेकिन बाय वाटर ने विशेषतः यूबी 65 क्यों चुना अगर उन्होंने कहानी बनाई थी? क्या यह केवल एक यादृच्छिक यू बोट था जिसे उसने सूची से चुना, या फिर यह फोस्टर और उसके अमेरिकी चालक दल द्वारा देखा गया रहस्यमय विस्फोट था जिसने उसे प्रेरित किया? वास्तव में यूबी 65 के पतन ने इससे संबंधित एक अन्य किंवदंती को भी उत्तेजित किया है, जिसे भूतिया होने की सूचनाओं ने अधिकांशतः छायांकित कर दिया है। यह कहानी बताती है कि यूबी 65 को एक जर्मन वैज्ञानिक के नवीनतम टॉरपीडो का परीक्षण करने के लिए चुना गया था, जिसका विस्फोट शेलर पर हमला करने का प्रयास फोस्टर की पनडुब्बी की खराबी के कारण उसी पर हुआ। यह मान्यता लंबे समय तक बनी रही और यह तब तक समाप्त नहीं हुई जब तक यूबी 65 का मलबा ने एक रॉयल नेवी सर्वेक्षण टीम द्वारा खोजा नहीं गया और फिर चैनल 4 की रेक डिटेक्टिव्स टीवी श्रृंखला में जांचा गया। 30-7 पर हथियार के हमले के कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे, लेकिन खुले हैच से यह संकेत मिलता है कि इसके 30-7 चालक दल के कुछ सदस्यों ने पनडुब्बी के पतन से बचने का प्रयास किया था। इसने निर्देशित हथियार के सिद्धांत को समाप्त करने के साथ ही यह यूबी 65 को शापित नाव मानने वाले कुछ लोगों का विश्वास और अधिक मजबूत कर दिया। बेहे और गॉस द्वारा उल्लिखित आधिकारिक दस्तावेजों की कमी को जर्मन नौसेना के कमांडरों द्वारा एक ढकोसले के रूप में माना जा रहा है, ताकि शर्मिंदगी से बचा जा सके या यहां तक कि अन्य यू नाव चालक दलों को अपनी पनडुब्बियों पर भूत देखने से रोका जा सके। यूबी 65 की कहानी में वास्तव में कितनी सच्चाई है, इसके बावजूद यह अभी भी एक स्थायी और मनोरंजक रहस्य बना हुआ है, जिसे शिविर की आग के आसपास या यहां तक कि आधुनिक पनडुब्बियों पर नई भर्तियों को विश्व के महासागरों की गहराइयों के नीचे गश्त के दौरान सुनाया जाना जारी है। यह समुद्री भूतिया कथाओं में फ्लाइंग डचमैन, मैरी सेलेस्टे और औरंग मैदान सहित शीर्ष स्थान पर है। लेकिन जब हम रिचटर के भूत की कहानी को बताने और दोबारा बताने का आनंद लेते हैं, जो यूबी 65 के अग्रभाग पर अपनी बाहों को पार करके खड़ा था, जिससे उसके पूर्व चालक दल को बहुत आश्चर्य हुआ, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एकमात्र सच्चाई जिसका हम निश्चित हो सकते हैं वह यह है कि 30-7 लोग वास्तव में युद्ध के समय अपने देश के लिए अपनी ड्यूटी निभाते हुए मर गए थे जब यूबी 65 आखिरी बार डूब गया था। उनके नाम इतिहास के महान संकट में मरने वाले लाखों लोगों से जुड़े हैं और अंततः युद्ध के रक्त रंजित मैदान में ही सच्चा भय पाया जा सकता है।